हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो है काउंटिंग ट्रेनिंग पीरियड फॉर वेरियस पर्पस इन रेलवे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा बेनिफिट आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड को इंक्लूड करते हुए। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहें और पूरा देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि ट्रेनिंग पीरियड किस किस पर्पज़ के लिए आपका काउंट होएगा। तो दोस्तों, जो साथी मेरा पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहा है तो दोस्तों उससे मैं कहना चाहता हूं कि कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी पहले से ही मेरे इस यूट्यूब चैनल पे से बने हुए हैं तो अपने साथी रेल साथी को भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि उन तक भी ये सारी जानकारी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक काउंटिंग ट्रेनिंग पीरियड फॉर वेरियस पर्पस इन रेलवे। तो दोस्तों, सबसे पहला है इंक्रीमेंट। तो दोस्तों, आपने जो ट्रेनिंग टेक्निकल कैडर में करके करते हो तो क्या ये आपका इंक्रीमेंट पर्पस के लिए काउंट होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको एक चिट्ठी के माध्यम से आपको बताता हूं कि आपका ट्रेनिंग पीरियड के लिए जो आपने ये पीरियड स्पेंड करा है ट्रेनिंग के लिए काउंट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो टेक्निकल कैडर में हमारा रेल साथी ज्वाइन करता है टेक्नीशियन लेवल 2 में, तो उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड रहता है 6 मंथ का। तो अगर जेई साथी जूनियर इंजीनियर लेवल 6 पे कोई अपॉइंट होता है तो उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड रहता है 1 वर्ष का। और अगर सीनियर सेक्शन इंजीनियर पे अपॉइंट होता है तो उसके लिए रहता है 1 साल का। तो दोस्तों, अभी आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेनिंग पीरियड आपका काउंट होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर रिपीटिंग काउंटिंग ऑफ ट्रेनिंग पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीमेंट आर इफेक्टेड फ्रॉम 1/10/1990। 1/10/1990 से पहले क्या था कि आपका जो पीरियड था ट्रेनिंग पर्पस के लिए काउंट नहीं होता था। इसके बाद रेलवे ने 1991 में एक सर्कुलर निकाला जिसके तहत लिखा गया कि आपका पीरियड काउंट होएगा और कौन कौन सा पीरियड काउंट होगा। तो इसमें बताया गया है कि The repeat course without stipend is not to be counted as service for any purpose, therefore it will be not count for the purpose of increment। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि मान लो किसी कैंडिडेट को 6 मंथ के लिए ट्रेनिंग भेजा गया है और वो साथी निर्धारित समय में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसे एक और मौका रेलवे की तरफ से दिया जाता था। और SC ST के लिए भी जैसे एक मौका दिया जाता है, उसके बाद एक और एडिशनल मौका दिया जाता है ट्रेनिंग पास करने का। लेकिन उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए कि किस पर्पज़ से आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो उस केस में पहले क्या रहता था कि जो टाइम स्पेंड करा जाता था ट्रेनिंग के लिए उसको काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन फिर रेलवे के द्वारा एक रूल निकाला गया कि उस पीरियड को ट्रेनिंग पीरियड को काउंट तो किया जाएगा, लेकिन बीच वाले पीरियड का क्या डिसाइड किया जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से 1995 में एक चिट्ठी निकाली गई जिसे है RB 23/1995 से आप सर्च कर सकते हो। तो उसके द्वारा ये दर्शाया गया कि आप इसको पैरा नंबर 2 को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या मेंशन करा गया है। तो इसमें लिखा था क्वेश्चन ऑफ द काउंटिंग ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशनरी आल्सो इन केस वेयर द ट्रेनिंग फेल्स to complete the training period in one attempt has been under consideration of the Ministry of Railway for quite some time. It has now been decided in consultation with the department to allow the benefit of initial training period to qualifying for pensionary in the event of the training failure in the initial course but passing the repeated course subject to the condition that the period of the interruption between the initial training period and repeat course as well as the entire period of repeat course will be treated as known in such cases। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पहले तो आपका ये पीरियड काउंट ही नहीं होता था, लेकिन 95 के बाद रेलवे बोर्ड के द्वारा एक बेनिफिट रेल साथियों को दे दिया कि जिसमें अगर यदि आप निर्धारित समय में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की कर पाते तो इस पीरियड को डाइस नॉन ट्रीट कर दिया जाता है। डाइस नॉन का मतलब ये रहता है कि इस पीरियड को जो आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाया है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए इंक्रीमेंट पर्पस के लिए काउंट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इस पीरियड को डाइस नॉन करते हुए आपकी सर्विस में जो आपने ट्रेनिंग का 6 मंथ लगाया है उसको काउंट किया जाएगा। तो उस केस में क्या रहता है कि डाइस नॉन वाला पीरियड आपका माइनस किया जाता है और ये पीरियड डाइस नॉन एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज का
काम ये रहता है कि आपकी सर्विस कंटिन्यूशन में ही चल रही है, तो ये एक डाइस नोन कहलाता है पीरियड। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपका ये ट्रेनिंग पीरियड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये आप एक लेटर देख रहे होंगे 2019 का अपनी स्क्रीन पे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। तो इस लेटर के तहत बताया गया है कि कुछ लेटर को छोड़ के, कुछ कंडीशन को छोड़ के बाकी सभी में आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस लेटर को यहाँ से पढ़े। इट इज़ hereby clarified that the provision of the above instruction are only for the limited purpose of allowing training period to count as service for appearing in the examination and should not be considered to mean that the period spent on training would be counted toward the fixation of seniority। तो दोस्तों कुछ केस में आपका जो ये डाइस नोन वाला पीरियड है, ट्रेनिंग वाला पीरियड है, आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए काउंट किया जाएगा, लेकिन इसे कंडीशन को ये ना समझा जाए कि ये सीनियरिटी पर्पस से भी काउंट होगा। तो दोस्तों मैं बताऊं कि किस केस में आपका ये काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों क्या रहता है कि जैसे मान लो कंपैशनेट ग्राउंड, अनुकंपा के आधार पर दो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ITI है, जिस ट्रेड में वो काम कर रहा है, और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ITI नहीं है, नॉन ITI है वो। तो ITI वाले केस में दोस्तों क्या रहता है, ITI वाले केस में तो इसको क्या रहता है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्योंकि उसके पास ITI है। और दोस्तों जिसके पास ITI नहीं है, नॉन ITI कैंडिडेट है, तो उस केस में उसको क्या रहता है 2 ईयर्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, 2 ईयर्स। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी लंबी है। तो दोस्तों मैं आपके बताने जा रहा हूँ कि 2024 से पहले ये ट्रेनिंग रहती थी 3 साल की, 3 ईयर्स की ट्रेनिंग रहती थी। तो 2024 में इस ट्रेनिंग को कम करके 2 साल कर दिया है। तो दोस्तों इस केस में क्या रहता है कि सीनियरिटी के इशू रहते हैं। मान लो एक साथ 2 कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, CG कैंडिडेट। तो जैसे आपको पता ही है कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप रेगुलर पोस्ट पे आ जाते हो, तो उस दिनांक से आपको सीनियरिटी के बेनिफिट मिलते हैं, जैसा कि मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। तो सीनियरिटी के बेनिफिट में क्या रहता है, आपको जैसे ही सीनियरिटी का बेनिफिट मिल गया तो आप अप्लाई करने के लिए, पोस्ट अप्लाई करने के लिए उस कंडीशन, सर्विस कंडीशन को फुलफ़िल करते हो, सीनियरिटी का बेनिफिट। तो दोस्तों इस केस में क्या क्या रहता है कि इसकी तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इस वाले केस से जल्दी रहेगी, तो इसमें कंट्राडिक्टरी आ जाती है। तो ऐसे स्पेशल केसों में रेलवे बोर्ड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बैठने के लिए ट्रेनिंग पीरियड को काउंट करने की अनुमति नहीं देती। तो दोस्तों ये तो था आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या और किस तरह काउंट किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफाइंग सर्विस। तो दोस्तों क्वालिफाइंग सर्विस क्या रहती है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब आप रिटायर होते हो तो आपको सर्विस का बेनिफिट दिया जाता है कि कितनी सर्विस करी है, उसके बेस पे आपको ग्रेच्युटी का बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों 7 CPC के अकॉर्डिंग आज की डेट में ग्रेच्युटी है 25 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 25 लाख तक आपको ग्रेच्युटी प्रोवाइड की जाती है। तो उसके लिए सर्विस चाहिए आपकी 33 वर्ष की। तो दोस्तों 33 वर्ष की सर्विस के लिए ये रहता है कि आपका ये ट्रेनिंग पीरियड भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों एक लेटर जिसके तहत आपको बताया गया है कि आपका क्या क्या बेनिफिट काउंट होगा, क्वालिफाइंग सर्विस के लिए क्या क्या हो रहेगा। ये सारी कुछ कंडीशनें रहती हैं। तो दोस्तों रिटायरमेंट के टाइम काफ़ी कुछ बेनिफिट रेल साथी को प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि छुट्टी का। इसको भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे कैसे किन कौन सी छुट्टी का बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के टाइम रहता है। तो आइए देखते हैं क्वालिफाइंग सर्विस के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट होगा कि नहीं। तो दोस्तों आइए ध्यानपूर्वक पढ़ें इस पैरे को। ये चिट्ठी है 1984 की। द रिक्वेस्ट मेड बाय द स्टाफ साइड हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट and it has now been decided that in respect of the group C and D employee who are required to undergo department training relating to job before they are put on regular employment training period up to 1 year may be treated as qualifying service of pension।
qualifying service of pensions. If the training of follow immediately by appointment, this benefit will be admissible to Group C and Group B employee even if the officer concerned are not given the scale of the pay of stipend. तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये बेनिफिट तभी ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा जब आप इमीडिएट आप रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हो। अगर आपकी सर्विस में ब्रेक इन सर्विस है तो आपको ये ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरा बेनिफिट इसमें ये भी बताया गया है कि ये तब भी काउंट होगा अगर किसी को नॉमिनल अलाउंस भी मिलेगा, जैसे कि स्टाइपेंड या कोई ऐसा अलाउंस उस टाइम रहता होगा पुराने समय में, तो उस कंडीशन में भी आपका ये सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ट्रेनिंग पीरियड काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ट्रेनिंग पीरियड। अब एमएसीपी पर्पस के लिए, तो दोस्तों एमएसीपी क्या, मैं एक मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूं कि एमएसीपी होती क्या है। बाकी आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके लिए ये है कि आप दोस्त मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पहुंचाएं, ताकि मेरा मोटिवेशन भी वीडियो को बनाने का बना रहे, जिससे मेरा चैनल भी अच्छी तरह ग्रोथ करे और साथ में अधिक से अधिक साथी तक भी जानकारी पहुंच पाए। तो एमएसीपी क्या रहती है दोस्तों, एमएसीपी में क्या रहता है कि पहले तो मैं इसका नाम बताता हूँ, मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। तो ये स्कीम जो लागू करी गई थी दोस्तों, ये करी गई थी रेलवे बोर्ड की तरफ से 2008 में, और ये हुई थी प्रॉपर स्टार्ट 1/9/2008 से शुरू हुई थी दोस्तों। इसके अंतर्गत रेल साथियों को 3 बेनिफिट प्रोवाइड कराए जाते हैं। 1, 10 साल के बाद 1, 2, 3। तो दोस्तों अगर आपको इनिशियल ज्वाइनिंग से 10 साल तक आपको अगर कोई भी प्रमोशन का बेनिफिट नहीं मिला है तो आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट रेलवे की तरफ से दिया जाता है। अगर 20 साल तक की भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता तो दूसरा बेनिफिट दिया जाता है। अगर 30 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद भी नहीं मिलता तो आपको तीसरा बेनिफिट दिया जाता है 30 ईयर की सर्विस के बाद। तो दोस्तों ये तो था आपको कि क्या क्या बेनिफिट मिले जाते हैं रेलवे की तरफ से अगर यदि आपकी प्रमोशन नहीं होती। लेकिन क्या आपका ये ट्रेनिंग पीरियड एमएससीपी के लिए काउंट होता है कि नहीं, तो मैं आपको इस 2016 का एक रेलवे बोर्ड का लेटर है जिसमें ये बताया गया है कि आपको इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इशू रेफर्ड वाइड वेस्टर्न रेलवे लेटर अंडर reference it is stated in term of the para 9 of the annexure of the board policy 10/6/1991 RV 101/2009 regular service for the purpose of MACP is to be counted for the date of joining of a post in the direct entry grade in regular basis that the service render ad hoc contract basis before regular appointment on pre-appointment training shall not be taken into account of the purpose of scheme. It is has further been clarified that the बोर्ड लेटर के 143/2010 के द्वारा क्लैरिफाई किया गया दैट द बेनिफिट अंडर एमएससीपी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल ज्वाइनिंग ऑफ द पोस्ट इन द एंटायर ग्रेड। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप जिस दिन में एक्चुअल में पोस्ट में ज्वाइन करते हो रेगुलर पद पे, तब से ही आपका ये एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड नहीं किया जाता। ट्रेनिंग पीरियड को एक्सक्लूड करते हुए जैसे ही आप रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंट होते हो तो उस दिनांक से आपको एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों एमएससीपी बेनिफिट के लिए ये आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको लाइन एक रिपीट करी थी, तो इसमें लिखा है कि एमएससीपी बेनिफिट के लिए आपकी रेगुलर सर्विस ही काउंट होती है। यानी कि अगर आप ड्यूटी से एब्सेंट रहते हो या लीव विदाउट पे हो जो सैंक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में उस पीरियड को माइनस करके ही आपको एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था एमएससीपी के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ पास के लिए, क्या पास के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होगा या नहीं होगा और काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ द अप्रेंटिस टू द पर्पस ऑफ द पासिस फॉर पीटीओ इन द कनेक्शन विद अटेंशन इज इनवाइट टू द बोर्ड लेटर dated 1/12/1964 wherein it is has been clarified that the period of the apprentice can be taken into account of the to determine the eligibility for the 3 set of pass PTO after their observation against the regular post
तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जैसे ही कोई कर्मचारी रेगुलर पोस्ट पे अपॉइंट होता है और जब से उसको 3 पास इशू होते हैं तो उसके लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 3 वर्ष का जो आपका टाइम है, 3 वर्ष के पास जो आपको इशू होते हैं 3 वर्ष के लिए, वो किस किस कंडीशन में और कब इशू होते हैं। तो दोस्तों जब आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट होती है तो आपको एक ही पास जारी किया जाता है रेलवे की तरफ से। उसके बाद जैसे जैसे आपकी सर्विस बढ़ती जाती है तो आपके पास की एलिजिबिलिटी बढ़ती है और किस वर्ष आपको 3 वर्ष मिलने शुरू हो जाते हैं 3 पास। तो 3 पास आपको दोस्तों मिलते हैं जब आप 5 वर्ष की सर्विस कंप्लीट कर जाते हो। तो 5 वर्ष की सर्विस के लिए आपका ट्रेनिंग पीरियड को भी काउंट किया जाता है। मान लो यदि किसी साथी की टेक्निकल कैडर की 6 मंथ की ट्रेनिंग है, 6 मंथ की, तो 6 मंथ प्लस 4.5 ईयर्स उसके बाद जो आप कंप्लीट करोगे, तो जैसे ही आपकी 5 ईयर की सर्विस कंप्लीट होएगी तो आपको 3 सेट पास के इशू हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं प्रिविलेज पासेस। तो ये 3 सेट आपको 5 वर्ष कंप्लीट करते ही जारी कर दिए जाएंगे रेलवे की तरफ से। तो दोस्तों जब आप सर्विस कर जाते हो 5 वर्ष की तो आपको 3 पास मिल जाते हैं, जिसमें आपको काफ़ी आसानी रहती है, क्योंकि 5 साल तक तो आपको एक ही पास रेलवे की तरफ से दिया जाता है और 4 पीटीओ दिए जाते हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस कंडीशन में जब आपको 3 मिल जाते हैं तो काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे रेल साथी को घूमने में या घर जाने में मिल जाती है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी शेयर की है, जैसे कि क्या क्या बेनिफिट और कौन कौन से बेनिफिट इंक्रीमेंट को काउंट करते हुए, ट्रेनिंग पीरियड को काउंट करते हुए, इंक्रीमेंट, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग सर्विस, पास, एमएससीपी के लिए ट्रेनिंग पीरियड आपका काउंट होगा। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को ज़रूर शेयर करें कि आपको इस वीडियो में क्या क्या जानकारी मिली और कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ये रही। थैंक यू दोस्तों। तो मेरे साथ यूं ही बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।